ऐसा कहा जाता है कि पुल करना इजियर देन टू पुश होता है, यानी पुल करना इजी है और पुश करना डिफिकल्ट। और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि टू पुल अ लॉन रोलर इज इजियर देन टू पुश इट। ऐसा क्यों होता है, इसका डिस्कशन करना है हमें। एक्चुअली जब हम किसी बॉडी को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो हम उस पर फोर्स एक एंगल पे लगाते हैं ऐसे, और ये आप यहां लिख सकते हो, टू पुल इज easier than to push। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है। ये सपोज हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इट इज पुल एट एन एंगल, और ये सपोज थीटा एंगल पे है, इस पे एक mg फोर्स लगा है, एक नॉर्मल रिएक्शन। दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। देयर इज अनदर वन दैट इज फ्रिक्शन remaining. This is the frictional force. Now if we resolve this force into components, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल भी लिया था, उसमें भी आप देख सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, F का एक कंपोनेंट अपवर्ड F sin थीटा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आया F cos थीटा, एक mg, और एक ये फ्रिक्शन। These are the forces. तो अगर हम इन वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कराएं, एक्चुअली अगर बॉडी मूव करेगी तो हॉरिजॉन्टली तो मूव करेगी, ऐसा भी हो सकता है मूव ना करे। जब हम खींचते हैं किसी बॉडी को तो समटाइम्स इट डज नॉट मूव, तो ये फोर्सेस तो डेफिनेटली बैलेंस होंगी। एक्चुअली इट इज n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। दिस नेट फोर्स इज n प्लस एफ साइन थीटा और ये mg। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन हमने फाइंड किया, इट कम्स आउट टू बी mg माइनस एफ साइन थीटा, यानी नॉर्मल रिएक्शन mg से स्मॉलर है, नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन mg। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पुल जब करते हैं हम किसी बॉडी को, इन केस ऑफ पुल नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूसेस। अगर आप ये फोर्स नहीं लगाओ, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है, लेकिन जब हम एंगल पे किसी बॉडी को पुल करते हैं उस वक्त n की वैल्यू mg से कम हो जाती है, और जो फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। जब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और जब फ्रिक्शन कम होगा इट विल बिकम इजियर टू पुल द बॉडी। तो द कंक्लूजन इन दिस केस इज, इन केस ऑफ पुल एक्चुअली इट इज एट एन एंगल। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता फोर्स तो इस F का कोई कंपोनेंट वर्टिकल नहीं आता और नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस नहीं होता। तो जो पुल है ये इजियर तब होगा जब एंगल पे हो, हॉरिजॉन्टल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ पुल ऑब्वियसली एट एन एंगल, पुल एट एन एंगल, वन कंपोनेंट that is the vertical component of the force reduces normal reaction, which in turn reduces the friction. Therefore, it becomes easier to pull. अब हम बात करें पुश की। अगर बॉडी को पुश किया जाए, पुलिंग वाला केस सबको क्लियर हो गया। इसमें आपको क्या करना है, फोर्स के कंपोनेंट करो और सीधा सा कॉन्सेप्ट निकल आता है कि mg से कम हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इफ नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन mg, it reduces the friction, therefore it becomes easier to pull. Now if we want to push the body, बॉडी को एक एंगल पे पुश किया, सपोज ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है फोर्स।
नॉर्मली हम पुश करते हैं किसी बॉडी को, ऐसे पुश करते हैं। लॉन रोलर का इसीलिए एग्जांपल है, उसके अंदर हैंडल होता है, तो वहां एंगल अंडरस्टूड है, पुल के केस में भी और पुश के केस में भी। अब इसके फोर्सेस फिर से बनाए हम। इस पे एक तो mg है, एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक फ्रिक्शन। थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। और जब रीड्रॉ करोगे डायग्राम को, तो आप ये फोर्स को ऐसे बना सकते हो, जैसे FBD में मैंने एक पॉइंट भी लिखवाया था कि ड्रॉ ऑल द फोर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम, ऑल द एरोज ऑफ द फोर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, तो डायरेक्शन यही रहनी चाहिए। ऑब्वियसली इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है। अब ये कंपोनेंट्स आसानी से आप कर लोगे। F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इट इज F sin थीटा। Certainly these forces will balance because the body has no chance to move in vertical direction. N must be equal to mg plus F sin theta. Here N is greater than mg. Normal reaction increases, और जब normal reaction increase हो गया तो friction will become larger and will be more difficult to move the body. Therefore similar conclusion हम यहां लिख सकते हैं कि in case of push, one component of the force increases normal reaction, इसको मैंने लिख दिया, which in turn increases the friction. Therefore it becomes more difficult to move the body. तो ये पुश के केस में क्यों हमें लार्जर फोर्स चाहिए होता है, क्योंकि इस केस में एक कंपोनेंट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फर्दर इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश। लेकिन अगर ये पुल और पुश हॉरिजॉन्टल हो, जैसे अगर हमने एक बॉडी पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, इट इज पुल। इस केस में फ्रिक्शन बैकवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, तो हियर n विल बी इक्वल टू mg एंड देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। देयरफॉर देयर इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन द फ्रिक्शन। और अगर हम पुश करें, दिस इज पुश, अगेन द सिचुएशन इज सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस। दैट मीन्स कि अगर हमने पुल और पुश हॉरिजॉन्टल लगाया तो दोनों इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर एंगल पे पुल और पुश लगाते हैं तो उस केस में पुल करना इजियर होता है देन टू पुश। ये तो था कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसका। अब इसी पे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट बन जाता है। जैसे हमने अभी ये देखा इन केस ऑफ पुल कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर बॉडी को हम मूव करना चाहते हैं, एक एंगल पे फोर्स लगाया हमने F, ये एंगल आ गया थीटा, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन को रिड्यूस करता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। वन कंपोनेंट हेल्प्स द नॉर्मल रिएक्शन, दैट मीन्स F sin थीटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में आया, ये नॉर्मल रिएक्शन को हेल्प कर रहा है, इसी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से, जो पुलिंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इस बॉडी को चलाएगा, वो फोर्स रिड्यूस हो गया। तो एक तरफ हमें एडवांटेज मिल रहा है
लेकिन दूसरी तरफ लॉस हो रहा है, द ड्राइविंग फोर्स रिड्यूसेस। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एंगल इतना कर दें कि ये तो रिड्यूस हो जाए, लेकिन ये इतना रिड्यूस हो जाए कि रिड्यूस्ड फ्रिक्शन से भी ये कम हो। आई अगेन रिपीट, इफ इट इज दिस नॉर्मल रिएक्शन reduces, there is no problem, we get reduced friction, no problem। लेकिन साइमल्टेनियसली ये कंपोनेंट भी तो F से कम है। अगर हम एंगल को बढ़ाते हैं तो ये कंपोनेंट और कम हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो न्यू वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, रिड्यूस्ड वैल्यू, ये कंपोनेंट उससे कम रह जाए। अगर कम होगा तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव द बॉडी। दैट मीन्स ये एंगल बदलने से एक तरफ हम नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस कर रहे हैं, ओके, उससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन साइमल्टेनियसली पुलिंग फोर्स या ड्राइविंग फोर्स वो रिड्यूस हो रहा है, ये हमारा लॉस है। तो एक बीच में कंप्रोमाइज आता है कि कितने एंगल पे हम लगाएं जिससे कि फ्रिक्शन भी मिनिमाइज हो जाए और इसे चलाना भी आसान हो जाए। तो इजीएस्ट होता है जब ये एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल होता है ये, और उस केस में ये F मिनिमम होगा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक चीज समझ लेना यहां, इसमें ये कहीं मेंशन नहीं कि फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो बी केयरफुल। अगर कहीं ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, आइदर इट विल बी मेंशन दैट द फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, अदरवाइज विल टेक इट टू बी दिस वे, क्योंकि एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है, और इन दोनों में एक कंप्रोमाइज है कि नॉर्मल रिएक्शन को हम रिड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन ये ज्यादा ही रिड्यूस नहीं हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एक कंडीशन है जो हम डायरेक्टली लिखेंगे, उसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। और वो ये है कि अगर थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए, लैम्डा के इक्वल, तो F मिनिमम आता है। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी को हम किसी सरफेस पे ड्रैग करना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, तो हमें जो फोर्स लगाना होगा मिनिमम फोर्स के लिए, उसको हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल एंगल पे लगाना होगा। ये एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, ऐसे हमने लगाया थीटा एंगल पे, इस थीटा की वैल्यू लैम्डा होगी तो फोर्स मिनिमम होगा, और ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू आप याद कर सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी म्यू एम जी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। लर्न दिस रिजल्ट। ये एक्चुअली अच्छा इसमें मैथ्स यूज होता है, तो उतना हमें करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट फॉर अस टू लर्न दिस फॉर्मूला। तो अगर हम किसी बॉडी को एक सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मिनिमम फोर्स से चलाना चाहते हैं, तो उस केस में फोर्स लगाना होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल एंगल पे, और ये एंगल फोर्स का होगा हॉरिजॉन्टल से। अब सेकेंड पार्ट जो पुश का था, दैट मीन्स जब हम बॉडी को पुश करते हैं तो फोर्स का एक कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और दूसरा कंपोनेंट, यानी जो, अगर तुम्हें ध्यान हो, देख सकते हो अभी पेज पलट के, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे थी mg, और एक फोर्स का कंपोनेंट ऐसे आया था, एक ऐसे और एक ये फ्रिक्शन। दिस वाज F cos थीटा एंड इट वाज F sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज तो हो गई, एक कंपोनेंट इंक्रीज किया जिससे फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया, फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है वो रिड्यूस हुआ है। तो यहां डबल लॉस हो रहा है, डबल नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ ड्राइविंग फोर्स भी कम हो गया। तो इसके लिए कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि अगर हम फोर्स को वर्टिकल के क्लोज करते जाएं, ये एंगल, फिलहाल मैं इसको अल्फा लिखूंगा फॉर द टाइम बीइंग, अगर हम इस एंगल को ऐसे टर्न करते जाए, यानी फोर्स क्लोज टू द वर्टिकल हो जाए,
तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये बॉडी को मूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है। इतना रिड्यूस हो जाता है ये कि अब फ्रिक्शन को वो ओवरकम कर ही नहीं सकता, चाहे एफ की वैल्यू कितनी भी हो। तो ये एक्सटर्नल फोर्स अब कितना भी आप लगा लोगे, बॉडी नहीं चलेगी। और उसकी कंडीशन है ये, इफ एल्फा, दैट मीन्स एंगल ऑफ द फोर्स विद द वर्टिकल इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा, दैट मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम या इक्वल होगा, द बॉडी कैन नॉट बी मूव्ड। No matter how large the applied force is, आप कितना भी फोर्स लगा लोगे अब बॉडी मूव नहीं हो सकती अगर ये अल्फा कम है लैम्डा से, या इक्वल है तो भी नहीं। दिस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा सो दैट द बॉडी कैन बी मूव्ड। तो ये दो पुश और पुल से रिलेटेड थे, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसका, और दूसरा ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड। एक ये है जब बॉडी को मिनिमम फोर्स हम चलाना चाहते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो उसके लिए फोर्स एक एंगल पे लगाना होगा, उस एंगल की वैल्यू होती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल। और दूसरा पुश से रिलेटेड था कि अगर वर्टिकल के ज्यादा ही क्लोज कर देते हैं हम फोर्स को तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मूव द बॉडी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें फ्रिक्शन का यूज होता है। जैसे एक बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखी हुई है एंड इट इज गिवन दैट दिस बॉडी इज एट रेस्ट, मास इज m, you are given mu is the coefficient of friction, you can here assume that it is coefficient of static friction क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। तो आपको यहां पे एक तो फाइंड करना है फ्रिक्शनल फोर्स जो इस सरफेस ने बॉडी पे लगाया, फाइंड फ्रिक्शन ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कितना फ्रिक्शन लगा हुआ है। तो पहली बात, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, it will be static, there is no problem to understand it। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नो, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो ये ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन आता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कर देते हैं। म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता फ्रिक्शन हमेशा, इट मे बी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन और इट मे नॉट बी। अगर मैं mg के कंपोनेंट करूं, इट इज mg cos थीटा एंड इट इज mg sin थीटा, क्योंकि हमें यहां क्लियरली मेंशन्ड है कि बॉडी रेस्ट पे है, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो, और नेट फोर्स में एक तो n mg cos थीटा को बैलेंस करेगा तभी पॉसिबल है, और एक ये बैलेंस करेगा। तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg sin थीटा। तो एक्चुअली इन दिस केस इट डजंट डिपेंड ऑन म्यू, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन उतना होगा जितना रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड है यहां mg sin थीटा। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, इन द अबव एग्जाम्पल फाइंड टोटल force exerted on the body by the surface। सरफेस ने कितना टोटल फोर्स लगाया उस बॉडी पे। अब अगर आप देखो ये फ्रिक्शन कहां से आया है, दिस फ्रिक्शन इज फ्रॉम द सरफेस, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम द सरफेस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा टोटल फोर्स।
तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करें, पहले तो f की वैल्यू हमारे पास है mg sin थीटा, वी आर ऑल्सो हैविंग नॉर्मल रिएक्शन दैट इज mg cos थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ f एंड n, दैट मीन्स टोटल रिएक्शन और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, इज रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहां वैल्यूज डाल दो। mg कॉमन आ जाएगा, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1, देयरफॉर इट इज mg। द टोटल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस इज mg। अगर कहीं क्वेश्चन में टोटल रिएक्शन डायरेक्टली पूछी हुई है और बॉडी रेस्ट पे है, तो इसको हम लॉजिकली डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इतनी सब लेबर करने की जरूरत नहीं है। सपोज हम इस बॉडी के फोर्सेस कंसीडर करें, एक तो इस पे ये mg लगा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके अलावा जो फोर्सेस इस पे हैं नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन है। वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन सरफेस से तो फोर्सेस आए, वो टोटल रिएक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, इस बॉडी पे एक तो mg लगा हुआ है, इसके अलावा और कौन से फोर्सेस हैं, और हैं सरफेस से फोर्सेस। सरफेस लगा रहा है बॉडी पे और अर्थ लगा रही है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो इसलिए डेफिनेटली जो सरफेस के फोर्सेस हैं वो कुल मिला के कंबाइन होके इस mg को बैलेंस करेंगे। तो यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू mg बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर ये बॉडी सपोज यहां पे रेस्ट पे ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहा जाए कि बॉडी स्लाइड कर रही है, एंड अगेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिटन टू बी म्यू, एंड हियर इट इज गिवन दैट द बॉडी इज स्लाइडिंग। तो एक बात क्लियर जो हो जाती है वो ये कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अंडरस्टूड है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि स्लाइड कर रही है और म्यू बोला है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू। तो विल टेक इट टू बी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, फाइंड टोटल रिएक्शन और फोर्स रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस। सरफेस ने टोटल कितना रिएक्शन लगाया। तो अब की बार क्योंकि बॉडी रेस्ट पे नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने mg को बैलेंस किया है, दैट विल बी रॉन्ग टू से। एक्चुअली यहां आपको फिर से वैसे ही करना होगा कंपोनेंट से। एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इधर फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो सरफेस से दो फोर्सेस आए, एन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन से आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन यहां पे है mg cos थीटा। तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और एफ के इज म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू mg cos थीटा, और जो टोटल रिएक्शन है इट इज रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर। एफ के की वैल्यू म्यू इंटू एन इसमें हम पुट कर सकते हैं, एन स्क्वायर का रूट कॉमन आ जाएगा एंड विल बी 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एन, और एन की वैल्यू हो गई mg cos थीटा। सो इन दिस केस टोटल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस इज रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू mg cos थीटा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। यहां बॉडी स्लाइड कर रही है और यहां स्लाइड नहीं कर रही है। नोट कर लो इसको और देख लो इसमें क्या करना है। दोनों में डिफरेंस कर पा रहे हो। इसमें बॉडी स्लाइड कर रही है, उस केस में बॉडी रेस्ट पे थी। रेस्ट पे होना ये कंफर्म करता है कि mg को सरफेस के फोर्स ने बैलेंस कर लिया, लेकिन यहां स्लाइड कर रही है तो आपको अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ी। यहां एफ के अब mg sin थीटा से नहीं आएगा, एफ के आया नॉर्मल रिएक्शन से,
बॉडी क्योंकि स्लाइडिंग है। तो दिस इज द टोटल रिएक्शन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं